अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो वीडियो है जी ये बड़ी इम्पोर्टेंट है उस हवाले से कि जब किसी ने कोई असाइलम का जब क्लेम किया होता है तो उसकी रिफ्यूज़ल जब आ जाती है और आप अपील की तरफ गए हैं और अपील जो है वो आपकी मंशा या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उसमें फ़ैसला नहीं आता। उसमें बहुत सी ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो आप समझते हैं कि कंसिडर होने चाहिए थे, या बहुत से पॉइंट्स आपके माइंड में होते हैं कि शायद जो है आपका वकील या आपका बैरिस्टर जो है वो कोर्ट को उस पर कन्विंस नहीं कर पाया, या बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे होम ऑफिस का या रेलिवेंट अथॉरिटी का जो स्टेटमेंट थी या जो उनका मौक़िफ़ है उसके ऊपर जो है आप उनको प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर पाए, या मे बी आपके पास ऐसी ग्राउंड्स नहीं थी उस वक्त, या आप का केस वीक था, या उसमें कोई सी भी ऐसी सिचुएशन हो गई। अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये है कि अपील जो है वो रिफ्यूज़ हो गई। अपील अब रिफ्यूज़ल आ गई। अब आपकी अपील की रिफ्यूज़ल के बाद जो है आपके पास ऑब्वियसली आपने फर्दर रिक्वेस्ट डालते हैं अपर ट्राइब्यूनल की, आप चले गए अपर ट्राइब्यूनल से भी आप का जो राइट है वो आपको नहीं मिला, या वहाँ से भी आपकी एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल आती है। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि आप कंसिडर ये करते हैं कि जी कि क्या मुझे अब जुडिशल रिव्यू की तरफ जाना चाहिए जिसको जेआर कहा जाता है। तो क्या जेआर जो है इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म के जी के यहाँ पे आप को जो आप चाह रहे हैं वैसा होगा। सो उसमें जेआर कहाँ पे होता है, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि या फर्दर सबमिशन जिसको कहा जाता है, असाइलम का फ्रेश क्लेम आप कह सकते हैं, इसको फर्दर सबमिशन कह सकते हैं। आपको क्या आपको दोनों में से कौन सी आप को जो लाइन है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, जेआर वाली या जो है फर्दर सबमिशन की? इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, इस नॉट अ लीगल एडवाइस, इसको लीगल एडवाइस जो है मत कंसिडर कीजिएगा। मैं आप एक तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है उस बारे में मैं वो दे रहा हूँ आपको, और इस नथिंग टू डू विद एनी पर्टिकुलर केस, किसी ख़ास केस के हवाले से ये बिल्कुल बात नहीं है। इस जनरल डिस्कशन जो है मैं वो बात करूँगा आपसे। अच्छा, अब उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं जो आपके लिए मैंने किए हैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, कि आप को थोड़ी बहुत मैं इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे सकूं। अच्छा, उसमें मेन तो ये होता है कि जिस वक्त अपील आप जब रेज करते हैं या जिस वक्त आप अपील पे जाते हैं तो क्या वैलिड पॉइंट ऑफ लॉ जो है वो उसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। वैलिड पॉइंट ऑफ लॉ जो होता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर केस के हवाले से, स्पेशली जब आप एप्लीकेशन से निकल के आप अगली स्टेज पे जाते हैं तो वैलिड पॉइंट ऑफ जो है वो बड़ा देखा जाता है इम्पोर्टेंटली जो है। सो उसमें केस की वीकनेसेस जो होती हैं वो देखी जाती हैं। फिर ये देखा जाता है कि कौन सा आपका ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसकी वायलेशन होगी अगर आपको जस्टिस ना मिला, आपको इंसाफ अगर नहीं मिलता, तो क्या जो है कौन से ऐसे राइट्स जो होते हैं आपके वो वायलेट हो जाते हैं, और क्या जो ओरिजिनल एविडेंस आपने अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में दी थी क्या आज भी आप उसी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। क्या जब आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन आई आपने जो जो एविडेंस दी उनको वहाँ पे आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है या उसको कंसिडर नहीं किया जाता, आप सेकंड स्टेज पे आ गए, आपने क्या अपील के ऊपर कोई नई ग्राउंड्स आपने अपनी तरफ से रेडी कर ली, और आप अपनी जो प्रीवियस एविडेंस थी या जो आपकी पहली एप्लीकेशन जो स्टार्ट, देखिए हर केस की एक फाउंडेशन होती है, जो एक बुनियाद जो बनती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर केस में। पंजाबी च जिन्हों कही है तुसी नींहां जड़ियां रखते हो ना, उसी के ऊपर आपने अल्टीमेट अपनी एक बिल्डिंग खड़ी करनी होती है। सो आपकी जो बुनियादें होती हैं हर चीज़ की जो बुनियाद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो फाउंडेशन जिसको कहा जाता है वो स्ट्रांग अगर होगी तो उसके बाद जो है उसी ही फाउंडेशन, उसी ही ग्राउंड की बेस के ऊपर आप ऊपर तक जाते हैं। आप 2 मंजिलें खड़ी करते हैं, 5 मंजिलें खड़ी करते हैं, 7 फ्लोर्स बनाते हैं, आप 10 मंजिला बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? चूंकि फाउंडेशन नीचे स्ट्रांग होगी। अगर फाउंडेशन वीक है तो ऑब्वियसली बिल्डिंग जो है वो ढह जाएगी, गिर जाएगी। सो पहला पॉइंट उसमें ये आ गया,
फाउंडेशन आपकी पहली एप्लीकेशन, उसके बाद आपकी जो मंजिलें हैं ऊपर वो आपकी अपील आ गई, उसके बाद थर्ड फोर्थ जो फ्लोर आप मंजिल खड़ी करते हैं वो आपका अपर ट्राइब्यूनल आ गया, फिर यहाँ उसके बाद आप जुडिशल रिव्यू की तरफ जाते हैं और यहाँ अल्टीमेट आप फर्दर सबमिशन की तरफ भी जाते हैं, लेकिन आपकी फाउंडेशन का जो है वो स्ट्रांग होना बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है। अच्छा, क्या अब उसमें इन्हीं तमाम ग्राउंड्स के की बेस के ऊपर क्या अब आपके पास उसी फाउंडेशन से रिलेटेड जो है आपके पास कोई फ्रेश एविडेंस जो है वो आ चुकी है, वो फ्रेश एविडेंस जो है इस रिलेटेड टू योर केस जो है क्या वो उसमें अगर है तो क्या आप उसको उससे कनेक्ट करते हुए उसको अपील या अपर ट्राइब्यूनल या जीआर या जो भी आपकी मंजिल है वहां तक आप यूज़ कर पा रहे हैं, या आपको वहां पे आपने ये बेस नहीं रखी थी जिसकी वजह से जो है वो अब आप न्यू एविडेंस जो है, देखिए जहां पे न्यू एविडेंस क्रिएट होती हैं उसको आप अपील पे एक सम टाइम जो है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं जी जब आपने केस एक फाइल किया था उस वक्त आपके ये सर्कमस्टांसिस थे, उस वक्त ये आपकी सिचुएशन थी, ये उससे रिलेटेड नहीं है। सो अगर उससे रिलेटेड नहीं है सो दैट्स मीन कि अब आपके पास जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस आए हैं, जो आपकी सिचुएशन में तब्दीली आई है, ये जो न्यू चेंजेस आई हैं, ये अब रिलेट करेगा आपके फ्रेश सबमिशन के ऊपर, आपकी फ्रेश एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो उस तरफ जो है वो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो पॉइंट्स आपके आ जाते हैं जहां पे आप करते हैं क्या वो आर्ग्यूएबल हैं, क्या वो आर्ग्यूएबल लीगल पॉइंट्स हैं कि आप उसके ऊपर आपके पास कोई बोलने की कोई वजह है कि आप आर्ग्यू कर सकें अपने लीगल पॉइंट्स के ऊपर, या बस आप एवं आएँ शाएँ बाएँ जो है वो बला 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 करके जो है वो बात को ख़त्म कर रहे हैं, या आप लीगल पॉइंट्स जो है वो आप दे रहे हैं कि जी कि ये मेरा कानूनी पॉइंट ये है और मेरा जो इसमें जो बाकी सर्कमस्टांसिस एविडेंस जो है वो ये हैं। सो ये ऑल रिलेट करती है, ये आपके केस के हवाले से जो है वो आ जाती है। अच्छा, फिर ये आ जाता है कि क्या अगर हम यूरोपियन कन्वेंशन जो ह्यूमन राइट्स है ECHR की अगर हम बात करते हैं, या हम जिनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं, अगर हम उसकी असाइलम के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो फिर वो जिनेवा कन्वेंशन जो है वो उसकी तरफ जो है वो कन्वेंशन के आर्टिकल्स जो हैं वो आ जाते हैं, और अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे होते हैं तो फिर वो ECHR जो होता है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है फिर हम उसकी तरफ से उसके हवाला जात जो है वो दे रहे होते हैं। सो क्या आपके केस में जो है वो क्या एक कनेक्शन बनता है कि क्या आप कन्वेंशन के हवाले से आप जा रहे हैं या आप ECHR के हवाले से जा रहे हैं, ये दो एलिमेंट्स जो होते हैं ये भी इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी इसी के ऊपर कि क्या जो फ्रेश एविडेंस होती है, ये आपकी जो फ्रेश एविडेंस है ये आपने जो पहले दी थी या अभी, ऑब्वियसली पहले तो आपने एक एविडेंस दे दी, अब हम बात कर रहे हैं फ्रेश एविडेंस की, क्या ये क्रेडिबल है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, और इसके बाद इसमें कोई मटेरियल एविडेंस ऐसी है जो रिलेट करती है आपके केस के ऊपर जो है, और ये जो नई फ्रेश जो एविडेंस आपको मिली है क्या रीजंस हैं कि वो आपने जब इनिशियल अपना केस फाइल किया था, आपने असाइलम क्लेम किया था, ये उस वक्त आपके पास अवेलेबल क्यों नहीं थी, क्या ऐसी रीजंस थी कि वो उस वक्त आप नहीं दे पाए और अभी आप कह रहे हैं जी ये मेरे पास जो है ये फ्रेश एविडेंस जो है वो है। क्या जो थ्रेट लेवल जो आपको उस वक्त था वो क्या आज भी है नई एविडेंस के मुताबिक जो है, क्या जो आप ने जिस वक्त इनिशियल स्टेज के ऊपर आपने थ्रेट लेवल अपना बताया कि मैं आर्टिकल 3 आपने मेंशन किया, क्या उसमें और अभी में क्या चेंजेस हैं, ये मैटर जो है वो करेगा। क्या आपकी जो स्टेट या आपकी फैमिली या आप के कंट्री की जो पोजीशन है, जो आपके कंट्री की जो एक रिपोर्ट आ जाती है, क्या उसमें द टाइम व्हेन यू क्लेम्ड योर असाइलम जो है उसमें और आज की सिचुएशन में क्या फ़र्क आया, क्या उस वक्त आपके कंट्री में क्राइम्स की रेशो ज़्यादा थी, क्या अब कम हो गई, या उस वक्त कम थी अब ज़्यादा होगी, क्या आपका जो थ्रेट लेवल आपका पहले दुश्मन 2 थे अब क्या वो अभी भी 2 हैं, या उन्होंने अपने साथ और लोगों को भी साथ में मिला लिया है ताकि वो आपका थ्रेट लेवल जो है उनका जो है वो बढ़ चुका है और आपको पहले से ज़्यादा जो है वो डेंजर फील आप कर रहे हैं कि जी कि मेरी तो पहले तो मुझे इतना खौफ नहीं था, लेकिन इस
केस के बाद जो है मेरे ऊपर ज़्यादा खौफ का एक एलिमेंट है। क्या ऐसी सिचुएशन जो है वो डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन के ऊपर। कंट्री की जो अपडेटेड रिपोर्ट आ जाती है, ये ऑलवेज जिस भी कंट्री का केस किया जाता है वो टाइम टू टाइम जो है वो कंट्री की जो नेशनल और इंटरनेशनल जो अपडेट्स आती हैं या जो उसमें चेंजेस आती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली ये इस तरह के वायलेशन वाले केसेस में जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, फिर अब हम आते हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें जो हैं उसको आप अपील पे या जेआर के ऊपर आप कंसिडर कर रहे हैं, या आप यही समझते हैं कि नहीं, मैं ये समझता हूँ कि शायद ये सारी की सारी सिचुएशन अगर मैं फ्रेश एप्लीकेशन में फर्दर सबमिशन में मैं उनको बता सकूं तो मैं शायद ज़्यादा खुल के बता सकता हूं कि जी, क्योंकि वो एक फ्रेश एप्लीकेशन होती है, उसमें आपके पास मौका और जो बताने की जो एक्सप्लेनेशन है वो शायद ज़्यादा होती है। लेकिन इस ऑल डिपेंड्स, ये मैं जस्ट एक जनरल हम बात कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप ये मेरी बात सुन के तो कहें कि नहीं जी चलिए हम फ्रेश एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। हो सकता है आपका सिचुएशन जो है वो दूसरी स्टेज के ऊपर जो है वो ज़्यादा बेटर जो होती है। फिर ये जो रीलोकेशन अक्सर केसेस में कहा जाता है कि जी कि आपको मुंबई में ख़तरा है तो आप दिल्ली मूव कर जाइए, या जी आपको कराची में अगर डर है तो आप लाहौर क्यों नहीं चले जाते, अगर आप को चिटागांग में आपके कोई इश्यूज़ हैं तो आप ढाका क्यों नहीं चले। सो इस ऑल डिपेंड्स के जी के क्या तमाम कंट्री जो है वो फुली सेफ है या उसका कोई एक जोन सेफ है। आप कहते हैं कि सर जी इस्लामाबाद सेफ है और कराची जो है वहाँ के ये हालात हैं, तो फिर वो आपको कहेंगे कि जी आप कराची छोड़िए, आप इस्लामाबाद मूव कर जाइए। क्या आपका जो दुश्मन ढाका में बैठा है, क्या आपको वो चिटागांग में नहीं पकड़ सकता, या आप लखनऊ में अगर आप हैं तो आपको क्या वो पंजाब के किसी जलंधर से जाके तो नहीं फड़ सकता। सो इसलिए ऑल डिपेंड्स कि जी कि आप की कंट्री की सिचुएशन क्या आती है, आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, या जो आप की ओपोनेंट पार्टीज जो हैं वो कहाँ तक स्ट्रांग हैं, उनका कहाँ तक जो है वो कंट्रोल है, या उनका कहाँ तक सोच सुन के क्या आ जाते हैं। ये ऑल जो है वो रिलेट करता है आपकी उस सिचुएशन के ऊपर जो है। सो अब आप आते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट के 2 पार्ट्स की तरफ जो है। सो क्या ये जो फ्रेश सबमिशन होती है इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो आपको कंसिडर करें। ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट जो है वो आ जाता है। सो क्या उसके बाद आपने जो नई एविडेंस दी, नई स्टेटमेंट दी, नई आपने टेस्टिमनी अपनी दी, नई आपने जो कंट्री रिपोर्ट दी, वो सारी की सारी उस बेसिक आपके उस एप्लीकेशन से रिलेट करती थी जब आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर जो केस किया। ये नहीं कि उस वक्त आपने क्लेम किया मैं गे हूँ, मेरा LGBT से ताल्लुक़ है, और अब आप फ्रेश एप्लीकेशन में कहें नहीं जी मेरा तो पॉलिटिकल मेरे सिनेरियो आ गए थे, मेरे तो अब 4 पॉलिटिकल एनिमी पैदा हो चुके हैं, या आप कहें जी मैंने तो रिलीजियस चेंज कर लिया, मैं तो पहले सुन्नी था मैं तो अब जो है शिया हो गया, या मैं जो है मैंने रिलीजन चेंज कर लिया, मैंने तो UK यूरोप आके तो मैं तो ये चर्च से बड़ा मुतासर हुआ और मैंने तो कहा जी मैं अब क्रिश्चियन हो गया, या मैं इसलिए आपका जो वो वहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। जहाँ पे आपने इनिशियल स्टेज पे कुछ कहा और अगली स्टेज के ऊपर जो है आपने अपना यू टर्न ले लिया। सो सम टाइम यू टर्न जो होता है वो इस नुकसानदेह भी होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कि क्या ये जो नई फ्रेश एप्लीकेशन है आपकी, जो आपने न्यू एविडेंस की है, उसमें न्यू आपकी जो विटनेस स्टेटमेंट जो आ रही है, जो न्यू आप की ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, वो कितनी रेलिवेंट है, कंप्रीहेंसिव कितनी है, और ये जो रिलेटेड टू आपके जो हैं वो केस कितना जो है वो आ जाता है। सो ये चीज़ें आज की एक बेसिक पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। सो इट डजंट मीन कि आप इसको जो है वो देखें कि ये हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जो लीगल पॉइंट्स जो हैं सम टाइम मुख्तलिफ केसेस में जो है वो आते हैं सामने। सो जिसकी बेस के ऊपर जो है सम टाइम चीज़ें जो आती हैं सारा दिन की जनरल प्रैक्टिस में जो है फिर मैं आप दोस्तों के साथ जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू जी, बाय फॉर नाउ।